टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है। पहला क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट के आधार पर हम लोग सॉल्यूशन को कितने भागों में बांटते हैं। तो पहला तो आ गया बेटा आपका बाइनरी सॉल्यूशन। पहला क्या आ गया आपका बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके दो सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी और टर्नरी सॉल्यूशन में कैटेगराइज करते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं बेटा द्विअंगी विलयन। क्या बोलते हैं, द्विअंगी विलयन बोलते हैं। अच्छा, टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग त्रिअंगी। क्या बोलते हैं, त्रिअंगी विलयन। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है। बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है, आप लोगों को मालूम होगा, मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट आपका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें केवल दो कंपोनेंट उपस्थित हो, जिनमें केवल कितने कंपोनेंट हो, केवल दो कंपोनेंट हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जिसमें आपके कंपोनेंट की संख्या कितनी हो, केवल और केवल दो हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कर लो हम लोगों ने क्या किया, यहां पर थोड़ा सा पानी लिया और इसमें हम लोगों ने चीनी को मिला दिया। आप देख रहे हैं यहां पर ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया। टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, दो। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। ऐसे ही टर्नरी सॉल्यूशन में क्या होता है, नंबर ऑफ कंपोनेंट हो जाते हैं आपके 3। अगर कोई सॉल्यूशन 3 कंपोनेंट को कंटेन करता है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे देखिए, यहां पर हम लोगों ने पानी लिया। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिया, पानी लिया। तो ये हो गया आपका एक कंपोनेंट सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग दो सॉल्यूट मिला दें, जैसे चीनी भी मिला दें और यहां पर NaCl नमक को भी मिला दें, तो सॉल्यूट कितने मिला दिए, सॉल्यूट आपने 2 मिला दिए और 1 मिला दिया आपने सॉल्वेंट। टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट हो गए 3। इसलिए सॉल्यूशन जो बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग टर्नरी सॉल्यूशन। तो ये तो था आपका सॉल्यूशन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट के आधार पर, ठीक है, सॉल्यूशन को कितने भागों में बांटते हैं। बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को कैसे समझेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। कई एक नियम में आपको मोल फ्रैक्शन की आवश्यकता होगी, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर एक ले लिया एप्पल और एक ले लिया मैंगो। ठीक है, 2 ले लिए मैंने एप्पल एंड मैंगो। एप्पल कितना लिया था, मोल्स में लिया हुआ है, किलोग्राम नहीं, एग्जांपल है, समझ लीजिए। मोल एप्पल कितना लिया था, 2 मोल लिया था। स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट करता है, कितने एप्पल लिए हैं हमने मोल्स में। ठीक है, एन क्या करेगा, मैंगो को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज कर लीजिए मैंने 3 मोल्स ऑफ मैंगो ले लिए। अब क्या होगा, अगर मेरे को बताना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ एप्पल, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एप्पल, मोल फ्रैक्शन ऑफ एप्पल निकालना होगा तो क्या करेंगे बेटा, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को लेंगे। मेरे को एप्पल का निकालना है ना, तो एप्पल के मोल्स को मैं ऊपर लूंगा और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो एप्पल के मोल हो जाएंगे 2, टोटल हो जाएंगे 2 + 3, आ जाएगा मेरा मोल फ्रैक्शन 2/5। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है, केवल जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको लेंगे न्यूमरेटर में, अपॉन लेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सपोज कर लीजिए CO2 और NO2। ठीक है, CO2 और NO2 दो गैस थी। ठीक है, ये हम लोगों ने लिया था आपका, सपोज कर लीजिए 3 मोल। कितनी ली थी हम लोग, 3 मोल।
और इसके लिए थे हम लोगों ने सपोज कर लीजिए 2 मोल्स। ठीक, चलिए बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस कितना हो जाएगा बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हो जाएगा 3/2 + 3 विच इज 3/5। ठीक है, 3/5 ये याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है आपको, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन जैसे मैंने 2 कंपोनेंट लिए हुए हैं, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट आपने लिए हैं उनका मोल फ्रैक्शन अगर हम ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। इससे अगर हम लोगों को अगर NO2 का, ठीक है, NO2 का मोल फ्रैक्शन बताना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 - 3/5 विच इज 2/5। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी याद रखेंगे। मोल फ्रैक्शन अगर किसी का क्वेश्चन में क्या होगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन गिवन है, आपसे सॉल्यूट का पूछ दिया तो आप क्या करेंगे? 1 से उसको सब्ट्रैक्ट। अणु संख्य गुणधर्म की, ठीक है, अणु संख्य गुणधर्म सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई टॉपिक है तो यही है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की होती है तो आप नोट करेंगे, 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। पहला क्या होगा? वेपर प्रेशर लोअरिंग। ठीक है, वेपर प्रेशर लोअरिंग जो होता है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तीसरा होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। और एक होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कुछ हमारी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि भैया निम्न में से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? ठीक है, निम्न में से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो इन चारों में अगर कोई भी ऑप्शन हो तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जा चुका है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणु संख्य गुणधर्म निम्न में से कौन है? तो अगर इन चारों में से कोई भी अगर ऑप्शन आता है तो आप उसको टिक करेंगे। अब पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी वेपर प्रेशर लोअरिंग। ठीक है, क्या है? वेपर प्रेशर लोअरिंग। ये क्या होता है? वेपर प्रेशर लोअरिंग क्या होता है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये वेपर प्रेशर क्या चीज होती है, वेपर का प्रेशर क्या चीज होती है। तो एक कंटेनर लिया हम लोगों ने, ठीक है, एक कंटेनर में हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया, सपोज कर लीजिए पानी ले लिया। ठीक है, अब पानी को हम लोग कर रहे हैं गर्म, पानी को हम लोग क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? पानी का टेम्परेचर, अगर आप हीट दे रहे हो तो वो हीट किसमें कंज्यूम होगी? पानी के टेम्परेचर को बढ़ाएगी। मान लो 25 था, हीट देते जाओगे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, 25 से हो जाएगा 50, 50 के बाद 75, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब आपका जो टेम्परेचर है मान लीजिए पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब अभी भी आप अगर हीट दे रहे हो तो वो हीट किसमें जाएगी? अब वो क्या करेगी? इस भौतिक अवस्था, ठीक है, पानी की भौतिक अवस्था को चेंज करेगी, फिजिकल स्टेट को चेंज करने में खर्च होगी। तो अब आपका जो हीट है वो क्या कर रहा है? वो आपकी सॉल्वेंट की, आपके पानी की, ठीक है, भौतिक अवस्था को परिवर्तित करने में खर्च हो रहा है। ठीक है, तो बेटा होगा क्या? अगर मैंने सपोज कर लो इसमें एक प्लेट ढक दी, ठीक है, इसको ढक दिया, अब क्या होगा? जो तुम्हारी वेपर बनेगी, ठीक है, वो यहां पर इकट्ठा हो जाएगी और वो इस कंटेनर की सरफेस पर और इस प्लेट पर एक प्रेशर लगाएगी। ठीक है, ये क्या करेगी? एक इस पर प्रेशर लगाएगी। वेपर के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर, ठीक है, वेपर के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है।
यहाँ पर जो भी प्रेशर बन रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर के द्वारा लगाए जाने वाला, वाष्प के द्वारा लगाए जाने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। ये लोअरिंग क्या वर्ड है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो पहला तो कंडीशन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं खूब सारी वाष्प बन गई है। ठीक है, तो इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में जो वाष्प दाब है, प्रेशर जो होगा, वाष्प दाब मतलब जो प्रेशर होगा उसको हम लोग पी नॉट से दिखा रहे हैं। ठीक है, पी नॉट क्या है, पी नॉट हमारा वाष्प दाब है जो इस कंडीशन पे है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो गई, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है। ठीक है, हम लोगों ने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में हम लोगों ने मिला दिया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिला दिया। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हिंदी में बोलते हैं अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय मिलाने के बाद यहाँ पर जो वाष्प है, वाष्प क्या हुई, कम बनी है। अच्छा, अगर वाष्प कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी होगा कम। ठीक है, वाष्प दाब भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेपर जब कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर कैसे कम हुआ, ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने मिलाया है उसके कारण आपका वेपर प्रेशर कम हो गया। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद वेपर प्रेशर में आई कमी को वेपर प्रेशर लोअरिंग कहते हैं। ठीक है, वाष्प दाब अवनमन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, तो वाष्प दाब अवनमन क्या होता है, अवाष्पशील विलेय मिलाने के पश्चात वाष्प दाब में होने वाली कमी को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा इसको। अब ये जो सॉल्यूट मिलाने के बाद वाष्प दाब था इसको हम लोग बोलेंगे पीएस। क्या बोलेंगे, पीएस बोलेंगे। और जो पहले का वाष्प दाब था उसको पी नॉट बोलेंगे। पीएस क्या है, सॉल्यूट के मिलाने के बाद का प्रेशर, और पी नॉट क्या है, पहले का, सॉल्यूट मिलाने से पहले का प्रेशर। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें वाष्प दाब अवनमन की बात करें, कितने की कमी हुई है, वाष्प दाब में कितने की कमी हुई है, इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल समझ लीजिए। ठीक है, मान लो 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए मम्मी ने दिए, जाके चॉकलेट खा लेना। ठीक है, तो 100 रुपए में क्या हुआ, जब आप घर लौटे तो आपकी पॉकेट में 70 रुपए पड़े हुए थे। 100 रुपए मिले आपको, अब आपके पास कितने हैं पॉकेट में, 70 रुपए। कितने रुपए आपने खर्च कर दिए, इसके निकालने के लिए आप करेंगे 100 माइनस 70। 100 क्या, पहले कितने थे, अब कितने बचे हैं, 70। कितने का खर्च हुआ, कितने की कमी आई है, 30 रुपए की कमी आई है। ठीक है, इसी प्रकार बेटा पहले कितना प्रेशर था हमारा, पहले प्रेशर था हमारा पी नॉट, अब कितना प्रेशर है, पीएस। कितने की कमी आई है, पी नॉट माइनस पीएस की कमी आई है। पी नॉट माइनस पीएस हो गया हमारा वाष्प दाब अवनमन। क्या हो जाएगा, वाष्प दाब अवनमन। अवनमन का मतलब वाष्प दाब में होने वाली कमी। तो पी नॉट माइनस पीएस क्या हो जाएगा, वाष्प दाब अवनमन। करते हैं राउल्ट के नियम की, किसकी बात करते हैं, राउल्ट का नियम। बहुत ज्यादा पूछा जाता है राउल्ट का नियम क्या होता है। ठीक है, राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम वाष्प दाब अवनमन पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, वाष्प दाब अवनमन पर आधारित होता है। अभी हम लोगों ने बात की थी कि वाष्प दाब अवनमन, ठीक है, ये हो गया पी नॉट हमारा हो गया वाष्प दाब, कब का, जब सॉल्यूट नहीं मिलाया था हम लोगों ने। पीएस क्या हो गया हमारा, पीएस हो गया हमारा जब हम लोगों ने सॉल्यूट मिला दिया था तब का वाष्प दाब। वाष्प दाब अवनमन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वाष्प दाब अवनमन के लिए इसको हम लोग माइनस कर देंगे। ये जो पी नॉट माइनस पीएस है ये किसको दिखा रहा है, वाष्प दाब अवनमन को दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें से पी नॉट का डिवाइड करा दें, ठीक है, तो इसमें एक वर्ड और जुड़ जाएगा, आपेक्षिक। क्या वर्ड जुड़ जाएगा, आपेक्षिक। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, ये पूरा जो टर्म बन गया अब इसको हम लोग बोलेंगे आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग, रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग। ठीक है, तो रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग किसके इक्वल होता है, आप अभी मैंने आपको बताया था सॉल्यूट मिलाया था। ठीक है, एक कंटेनर है आपका, यहां पर हो गया आपका सॉल्वेंट जो कि पानी है, और जो सॉल्यूट हम लोगों ने मिलाया था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो हो गया सॉल्यूट। ठीक, अब
सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको हम लोग स्मॉल n पे ले रहे हैं, सॉल्वेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको कैपिटल N से ले रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को ऊपर रखेंगे, अपॉन में क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो n अपॉन स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n हमारा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग इज इक्वल टू, ठीक है, रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब हो जाएगा आपका ये। तो राउल्ट के नियमानुसार क्या होता है, राउल्ट के नियमानुसार आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, राउल्ट के नियमानुसार आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को कैसे समझेंगे, देखिए जो पहला एक्सपेरिमेंट था हमारा, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा हो गया, मैंने यहां पर पानी लिया हुआ है, ठीक है, और इसको बोले हम सॉल्वेंट। ठीक है, हम लोगों ने इसको गर्म करना स्टार्ट किया, हम लोगों ने इसको गर्म करना स्टार्ट किया, क्या होगा, वो जो हीट है आपकी, हीट किसमें कंज्यूम होगी, इसके टेम्परेचर को बढ़ाने में। ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मान लो पानी है तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर जब ये टेम्परेचर पहुंच जाएगा, ये सॉल्वेंट पहुंच जाएगा, फिर क्या होगा, अब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अभी भी अगर आप हीट दे रहे हो तो वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करेगा, वेपर में चेंज होगा। ठीक, तो ये तो पहला एक्सपेरिमेंट हो गया जिसमें बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। दूसरा एक्सपेरिमेंट लिया, अब की बार हम लोगों ने पानी में थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया था। क्या मिला दिया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिया था। अब की बार हम लोगों ने देखा जो हमारा टेम्परेचर है वो 100 से भी ऊपर गया। ठीक है, मान लीजिए हमारा टेम्परेचर कहां तक गया, हमारा टेम्परेचर हो गया 104 डिग्री सेल्सियस। अरे हम लोगों ने तो अभी पढ़ा था कि यार पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो 100 होता है। इस वाले केस में क्या हो गया, 104 हो गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, एलिवेट हो गया। कैसे हुआ, अरे भैया यहां पर हम लोगों ने लिया था पानी, यहां पर हम लोगों ने पानी का क्वथनांक लिया था, बॉइलिंग पॉइंट लिया था, लेकिन यहां पर क्या केवल प्योर वाटर बचा है क्या, आपने यहां पर मिक्स कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इस वाले केस में क्या था, केवल और केवल सॉल्वेंट था जो कि पानी है। ठीक है, सॉल्वेंट को लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में जो 104 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो आपका वाटर का नहीं है, वो तो आपका किसी सॉल्यूशन का है। आपने यहां पर सॉल्यूट को मिला दिया, ये है हमारा सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बन गया। तो ये जो 104 है ये आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ये जो यहां पर सॉल्यूशन बना है उसका 104 डिग्री सेल्सियस है। खैर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट में होने वाली वृद्धि को बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कहते हैं। बात करते हैं हम लोग तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जो है आपकी फ्रीजिंग पॉइंट डेप्रेशन। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डेप्रेशन क्या होता है, ठीक है, चलिए बात करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं हिमांक अवनमन। क्या बोलते हैं, हिमांक अवनमन। ठीक है, देखिए मान लीजिए हम लोगों ने एक कंटेनर लिया और इसमें लिया पानी। ठीक है, हमको मालूम इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हमने दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिया। किसको मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देने के बाद हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट में थोड़ी सी कमी आ जाती है। मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस रहकर मान लो -3 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई है, फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे गिर गया है। तो क्या हो जाएगा,
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाली कमी को फ्रीजिंग पॉइंट डेप्रेशन कहते हैं। हिमांक अवनमन, हिमांक में आ गई है कमी, इसको बोलेंगे हिमांक अवनमन। क्या करते हैं हम लोग, लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको बोलेंगे परासरण दाब। ठीक है, परासरण दाब इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये बहुत ध्यान से समझेंगे। मान लो हम लोगों ने एक चेंबर लिया, ठीक है, एक कोई चेंबर लिया और उस चेंबर में भर दिया हम लोगों ने शुगर सॉल्यूशन। क्या भर दिया, शुगर सॉल्यूशन भर दिया। इसको हमने डिवाइड कर दिया आपके, ठीक है, एक एसपीएम के थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम के थ्रू इसको डिवाइड कर दिया आधा आधा। इस साइड वाला जो आपका सॉल्यूशन है उसको रख दिया थोड़ा सा कंसंट्रेट या फिर डाइल्यूट। यहां पर क्या रखा है, डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन रख दिया है हम लोगों ने, और इस वाली साइड में रखा हुआ है कंसंट्रेटेड। ठीक है, कंसंट्रेटेड को बनाने के लिए हम लोग यहां पर बना देते हैं, एक मिनट बेटा। चलिए, यहां पर डाइल्यूट है तो यहां पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे और ये जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो होंगे कम। ठीक है, आप देख रहे हैं यहां पर डाइल्यूट ज्यादा है और कंसंट्रेशन कम है। यहां पर क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कंसंट्रेशन में ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं, और वाटर के पार्टिकल्स कम है। ठीक है, तो यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहां पर कंसंट्रेशन कम है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, आप देख रहे हैं यहां पर होगा एक ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या है, ये वाला साइड जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग लोअर कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे, लोअर कंसंट्रेशन। और ये वाली जो साइड होगी उसको क्या बोलेंगे, हायर कंसंट्रेशन। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना ही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। आप देख रहे हैं कुछ देर बाद आप सॉल्यूशन को देखेंगे तो जो आपका डाइल्यूट वाला होगा और जो इधर कंसंट्रेशन वाला है, कुछ देर बाद दोनों ही समान हो जाएंगे। दोनों तरफ सांद्रता, जो तुम्हारी सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो ये हुई कैसे, हुआ क्या बेटा, जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स थे, डाइल्यूट की तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो लगातार क्या कर रहे थे, कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ रहे थे। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना क्या कहलाया, ऑस्मोसिस कहलाया। क्या कहलाया, ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहां पर लगा दिया एक पिस्टन। अभी लगातार आपके वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। हम लोगों ने लगा दिया एक पिस्टन। क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है, पिस्टन से यहां पर कुछ लगाया प्रेशर। ठीक है, मान लो प्री लगा दिया, कुछ प्रेशर लगाएंगे तो ये पिस्टन नीचे गिरेगा। ठीक है, ये पिस्टन नीचे गिरेगा तो यहां पर बढ़ जाएगा दाब। ठीक है, यहां पर बढ़ जाएगा दाब। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को नहीं आने देंगे, उसी पर एक प्रेशर लगा देंगे, इसको अपोज करेंगे। ये जो वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है इसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ नहीं जा पाएगा। तो प्रेशर लगाने से, पिस्टन से प्रेशर लगाने से हमने क्या कर दिया, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दिया। तो जितना भी प्रेशर मैंने ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने में लगाया है उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, आपने जो प्रेशर इस पिस्टन पे लगाया जिसके कारण आपका ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक गया, उसी प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन और टेम्परेचर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बोलते हैं पाई से, पाई से डिनोट करते हैं इसको। तो पाई किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। क्या लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी।
ये जो आपका है कांस्टेंट, इसको हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका एक सॉल्यूशन कांस्टेंट जो S होगा, तो CST, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का। C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अ टर्म सॉल्यूशन, T क्या है, टेम्परेचर, और जो ये S आया है ये क्या है, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा CST। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा कि ये जो आपका पाई CST है, इसमें जो S है वो गैस नियतांक की तरह होता है। ठीक है, चलो इस चीज को प्रूव कर देते हैं। हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT। ये जो आपका V है, ठीक है, इस V को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा P इज इक्वल टू N/V RT। N/V को क्या बोलते हैं, C, क्या बोलते हैं, C बोलते हैं। ये हो जाएगा P इज इक्वल टू CRT। अब आप इसको कंपेयर करा लीजिए ये वाली इक्वेशन से, तो CST देख लीजिए दोनों ही एक तरह है। यहां पर प्रेशर की बात हो रही है, यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है। ये C क्या है, कंसंट्रेशन, यहां पर भी C क्या है, कंसंट्रेशन। टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, तो ये जो आपका गैस नियतांक है और ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन विलियन नियतांक। ठीक है।